नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी आ जाइए कि हम क्लास का, अपने फर्स्ट चैप्टर का, अपनी क्लास 11th का पहला अध्याय जो हम करें जीव जगत, उसकी शुरुआत कर दें। कल हमने अपनी पहली क्लास ली थी। फर्स्ट क्लास में कौन कौन सभी बच्चे थे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़ जाइए। राजेश कुमार, रवि कुमार, बजरंग गुप्ता, डॉक्टर डी के गंगवर, बजरंग गुप्ता, जल्दी से दिनेश, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। कुछ बात आपसे कर लेते हैं कि हमारा एक नया चैनल एग्जामपुर के साथ साथ, मैं यहां पर लिख देती हूं आप सभी के लिए। देखिए, एग्जामपुर चैनल पे अभी आपका पैरेलल क्लासेस चल रही है एग्जामपुर चैनल पे, जो आपका ऑफिशियल और मेन चैनल है, ठीक है। आपका मेन चैनल एग्जामपुर चैनल पे भी क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद यही सारी क्लासेस, जो भी आपकी जितनी भी एकेडमिक्स की क्लासेस हैं, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th, और जो आपकी नीट का और आईआईटी के जो भी आपके क्वेश्चन डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर के पेपर जो मैं आपके साथ जीव विज्ञान और बायोलॉजी का डिस्कस करती हूँ, वो बेटा आपका कुछ दिनों में वो शिफ्ट हो जाएंगी किस चैनल पे, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल पे कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएंगी, वो क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी। तो आपका क्या काम है कि इस चैनल को जाके क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको टाइम टेबल भी पता लगता रहे। मतलब आज जैसे कल हमारी क्लास 7 बजे हुई थी क्लास 11th की, लेकिन आज हमारी क्लास 11 बजे है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा टाइम शेड्यूल करने में, सेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए हो सकता है कल दोबारा से चेंज हो जाए। तो क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आती रहेगी। फ्री क्लासेस चलेंगी, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी, प्रॉपर पीडीएफ। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग, आप वहां पर थोड़ा सा क्लासेस एकदम सेट होने दीजिए, उसके बाद पीडीएफ भी अच्छे से आपको एक एक चैप्टर की अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, पीडीएफ आपको सब मिलेगा फ्री, कोई पेड नहीं है, फ्री क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे। बस ये है कि आपको अपना टाइम टेबल, इस टाइम टेबल के हिसाब से आपको अपना सेट करना पड़ेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस आपको उस हिसाब से आपको लेनी है। साथ साथ में अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि आपके हाथ में कलम होनी चाहिए, आपका पेन होना चाहिए, साथ में आपकी कॉपी होनी चाहिए, और जो चीज़ बोलती हूँ उसको थोड़ा सा नोट करते रहिए, ठीक है। पहले तो मुझे ध्यान से सुनना है, मैं आपको समय दूंगी लिखने का। पहले हम बात करेंगे, पहले हम एक दूसरे को क्या सुनेंगे कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, और मैं आपके कमेंट को देख के आपकी भावनाएं समझूंगी। उसके बाद आपको वो चीज़ें नोट करनी है। क्या करनी है, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी, या तो स्क्रीनशॉट लेना है या तो बच्चा नोट करनी है। क्या करना है, या तो नोट करना है, या तो आपको वो चीज नोट करनी है, या तो मैं आपको स्क्रीनशॉट का समय दूंगी। तो इसलिए क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज का प्रॉपर समय। और क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर से हमने आज शुरुआत की है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। विशाल यादव, आप सभी के कमेंट में देख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी का अगर नाम कभी नहीं लिया तो कोई बात नहीं। अब्दुल जाबिर मोहित, गुड मॉर्निंग आपको भी, ठीक है। तो देखो, अगर आपका नाम नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम धीरे धीरे कि हम ज़्यादा काम कर सके अपने 1 आवर में, अपने सिलेबस को हम कंप्लीट कर सके आपके एग्जाम से आने से पहले, ये हमारा टारगेट है। हमारा लक्ष्य यही है कि अच्छी एजुकेशन, यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाए वो बहुत बेहतरीन आपको कंटेंट मिले, कि आप उसको लिख सकें, आप उसको लर्न कर सकें, आप चीज़ों को समझ सकें। जो मेरा है 11th 12th, वो इसीलिए कि मैं आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर दूँ, जिससे आप 12th के बाद अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे ना, मजबूत, कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि बायो हर जगह पूछी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टारगेट है 12th के बाद, ठीक है, वो हमारा है नीट। क्या है, नीट। और आपको पता है नीट किसके लिए होता है,
हमारा टारगेट क्या है बेटा? हमारा टारगेट है हमें नीट को क्रैक करना है। पहले हमें अपनी क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए, 11th और 12th दोनों क्लासेस में, अभी 11th है आपकी, तो अच्छे मार्क्स और अपने कॉन्सेप्ट्स को 11th याद रखना। 11th को टफ बोला जाता है, आप सभी को पता है। क्लास 9th और क्लास 11th को आप टफ बोलते हैं क्लास 10 तो ईजी थी और 12th अभी आएगी, आपको जब पता चलेगा तो वो भी ईजी होती है, लेकिन क्लास 11th क्या होती है? थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये सब वैसे इतनी भी मुश्किल नहीं, पर वो दिमाग का खेल है, जैसे हम जानना चाहिए। पर आप क्लास 11th को बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है टफ, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं ना, जो आज तक आपने पढ़ी हैं फ्रॉम बेसिक, मतलब वो आपकी क्लास 1st से लेके 1 2 3 4 5 6 क्लास 10th तक, मतलब आपका पूरा का पूरा निचोड़ है आपकी क्लास 11th में, समझ रहे हैं? पूरा का पूरा निचोड़ है आपकी क्लास 11th में। अच्छा, दिनेश विश्वकर्मा, आपका भी कमेंट देख लिया। विवेक कुमार, बिल्कुल MBBS, बिल्कुल नीट MBBS और BDS दो एग्जाम आपके कट ऑफ जो निकालता है वो दो एग्जाम आपके मेनली कंडक्ट करता है, वो है MBBS और BDS। लेकिन जब आप नीट की तैयारी करते हो और जब आप नीट का पेपर देते हो तो बहुत सारे और एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल होते हो। जैसे कौन कौन से एग्जाम? जैसे आपका BMS जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, और आपका BHMS जो आपको जो भी मतलब दोनों ही डॉक्टर होते हैं। BHMS आयुर्वेदिक डॉक्टर और BHMS आपने देखा छोटी छोटी गोलियां देते हैं पैकेट में, है ना, BHMS डॉक्टर, तो वो डॉक्टर हैं, ठीक है। जब आप नीट की तैयारी करते हो तो आप इन सभी के लिए एलिजिबल होते हो। आप कोई भी एग्जाम, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाए या कहीं आइसर में हो जाए या कहीं टाइफर में हो जाए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो आइसर पुणे, ISC बेंगलोर आपने बड़े बड़े सुने हैं, तो टॉप मोस्ट इंडिया के इंस्टीट्यूट का नाम ले रही हूं, तो हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को वहां भेजने का, ठीक है। तो वही सपना मैं आपको दिखा रही हूं कि आपको वो सपना अपने लिए देखना है, कुछ बनना है ना जीवन में। ऐसे ही नहीं कि मतलब करे जा रहे हैं धक्के से, उसको देख रहे हैं वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। ये जो आपके लिए क्लासेस हैं वो इसलिए नहीं है कि वो कर लेता हूँ तो मैं भी कर लूंगा, नहीं, मतलब वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, तो इसलिए क्लासेस नहीं है। आपके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए क्लासेस हैं कि आपकी चीजें अच्छे से चल पाए, ठीक है। चलिए अब क्लास की शुरुआत कर दें। हमारा जीव जगत, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मैं आपसे दोबारा से एक बार आपको पावर पॉइंट निकाल के दिखा दूंगी कि क्या क्या चीजें हमने की थी, है ना। तो आपने बायोलॉजी और जीव विज्ञान की कल हमने डेफिनेशन देखी थी कि जीव विज्ञान और बायोलॉजी होता क्या है। हम बायोलॉजी को जब दो भागों में बांटते हैं, बायो और लॉजी, तो बायो शब्द का मतलब होता है लाइफ और जीवन। क्या होता है? लाइफ और जीवन। और ये जो लॉजी शब्द है ये ग्रीक वर्ड लॉगस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना, मतलब जीवित जीवों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की या फिर लाइफ की क्या स्टडी और अध्ययन को ही बायोलॉजी बोला जाता है। बायोलॉजी की दो शाखाएं पढ़ते हैं जो मेन शाखा है, एक बॉटनी है जिसको वनस्पतिक विज्ञान, एक जूलॉजी है जिसको जीव विज्ञान बोला जाता है। ये सभी सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग अमित कुमार, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा आपका रिफ्रेश कर रही हूँ कि चीजों को आप करेक्ट कर सके नेक्स्ट क्लास में। तो ये सब चीजें आप वनस्पति विज्ञान और बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? आप बॉटनी में पौधों, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी में जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ये हम सभी को पता होता है। इसके अलावा जो मेन चीज आपके पेपर में पूछी जाती है, क्वेश्चंस जहां से आते हैं, वो है जनक, फादर आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजी का जनक कौन है, फादर कौन है बायोलॉजी, तो क्या बोलोगे? एरिस्टोटल और अरस्तु है। कौन है? एरिस्टोटल और अरस्तु है। उसने ये लेडर ऑफ नेचर दिया था, जो हमने कल देखा है, लेडर ऑफ नेचर दिया था, मतलब इसने वर्गीकरण किया था पादप और जंतु में, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जंतुओं को उसने हर्ब, श्रब और ट्री में बांटा था, और एनिमल्स को, जंतुओं को आरबीसीज के, मतलब आरबीसीज प्रेजेंट और आरबीसीज एब्सेंट के बेसिस पे बांटा था। समझ रहे हैं इस बात को? ये अरस्तु ने सबसे पहले काम किया था, और काम किया था क्योंकि शुरुआत की थी इसने, भाई शुरुआत की थी सबसे पहले, इसीलिए इसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। और इसने एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक का नाम हम कल देख चुके हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी बुक लिखी थी? कल हम देख चुके हैं। आपके एरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी थी, ये हम कल देख चुके हैं।
कौन सी बुक लिखी थी इसने, आप बताएंगे जिन जिन बच्चों ने कल क्लास अटेंड की थी। हिस्टोरिया एनिमेलिया, कौन सी बुक लिखी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया इसने बुक लिखी है, किसने, आपके एरिस्टोटल ने। और वही हमने पैरेलल में देखा था कि जो आपका बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान, उसके जनक कौन है, थियोफ्रास्टस। कौन है, थियोफ्रास्टस। उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या लिखी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इस बुक में उन्होंने 500 पादपों को क्या करा है, 500 एनिमल्स को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। किसने, सॉरी यहाँ पर प्लांटे आएगा, सॉरी यहाँ पर लिखिए प्लांटे। तो क्या किया है इन्होंने, 500 प्लांट्स को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। 500 पादपों की जातियों को का विश्लेषण किया है और व्याख्या की है उन्होंने अपनी इस पुस्तक में और अपनी इस बुक में। समझ रहे हैं आप सभी जी। आज से स्टार्ट है बादल आदर्शी, आज से ही आपकी क्लास 11 शुरू। आप मान लीजिए कि आज से स्टार्ट है, कल भी आपकी क्लास हुई थी, एग्जामपुर चैनल पे, ठीक है। लेकिन आज से आप मान लीजिए, क्योंकि मैं रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप बहुत सारे नए बच्चे आज जुड़ेंगे तो उनको लगेगा कि इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं, तो थोड़ा सा आपको ये बताते हुए चल रही हूँ कि हमने कल ये सब चीज़ें अच्छे से डिटेल में इंट्रोडक्शन किया था, पर आज आपको दोबारा से मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए आगे अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे, जो हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जीव जगत, है ना। जीव जगत और लिविंग वर्ल्ड हमारा पहला चैप्टर है, क्लास 11th का पहला अध्याय। समझ रहे हैं आप सभी, हाँ जी। अजय चौधरी पार्ले जी, ओके, अजय चौधरी पार्ले जी, वाह क्या नाम रखा है, चलिए समझ में आ गया। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी विलियम रॉक्सबर्ग के बारे में। ये जो विलियम रॉक्सबर्ग है, इसे फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन बोटानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हमारे भारत देश का वनस्पति विज्ञान का फाउंडर, फादर और जनक बोला जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार लगा के मार्क करेंगे, कल भी मैंने बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप मार्क करेंगे। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था फ्लोरा इंडिका, जिसमें इंडिया के मतलब भारत देश के जितने भी पादप थे उनका विश्लेषण किया था इन्होंने। और ये सुपरिंटेंडेंट भी रह चुके हैं कहाँ के, इंडियन बोटैनिकल गार्डन शिवपुर कैलकाटा में जो है। इसको भी आज स्टार लगा के मार्क करेंगे। समझ में आई इतनी बात, आगे बढ़ जाएं अब, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है, आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, ये आपको उत्तर करना है। मैं आपसे पूछूंगी कि आपके जनक किसे बोला जाता है आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान के, तो फटाफट से मुझे आंसर दे दीजिए, किसे बोला जाता है आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है, फटाफट से आप सभी मुझे आंसर दे दीजिए। विशाल यादव प्रयागराज, बहुत बढ़िया। क्यों करूंगी दिनेश विश्वकर्मा आपको इग्नोर, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है, आप सभी एक समान हो हमारे लिए, ठीक है। जैसे माँ बाप के लिए अपना हर एक बच्चा एक समान होता है, वैसे आप एक समान हो, ठीक है। पर मैंने आपको बोला है कि जब पढ़ा रहे हैं तो आपका नाम नहीं पढ़ पाएंगे, पर कोई बात नहीं। आपका काम क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए इस क्लास में आने का, सिर्फ पढ़ने का, और जो डाउट दिमाग में उठते हैं वो पूछने का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। पीडीएफ में मिल जाएगी अमित कुमार, पीडीएफ में मिल जाएगी, चिंता नहीं करनी। अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए, नोट्स कॉपी किताब लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, डेली क्लासेस चलेंगी, एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर को कवर करवाया जाएगा। तो फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे बोला जाता है, कैस्पर बोहेन, नाम लिखेंगे आप, किसे बोला जाता है, कैस्पर बोहेन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसे बोला जाता है, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो इरेज हो गया, उसको आप नोट कर लेना, किसे बोला जाता है। पहले सारे पॉइंट्स ला देती हूँ वरना सारा इरेज होता जाएगा। उसके बाद थियोफ्रास्टस ने बुक लिखी हिस्टोरिया प्लांटारम, जो पीछे हमने देखा, 500 पादपों को डिस्क्राइब किया जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट थे, जो फूड और मेडिसिन के तौर पे हम लेते हैं। उन पादपों को और उन प्लांट्स को 500 प्लांट्स, कितने
500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया। कितने? 500 प्लांट। किस बुक में किया? हिस्टोरिया प्लांटारम ने किया। किसने किया? थियोफ्रास्टस ने किया। याद रखेंगे इस बात को। ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर है इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बोला गया है वनस्पतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुरानी जो पुस्तक है वो आपकी हिस्टोरिया प्लांटारम है। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रोइड आपका एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या लिखा? मेटीरिया मेडिका नामक एक पुस्तक लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जितना भी आपको यहाँ पर नाम दिया है ये सभी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सभी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको ये नाम दिया है। ठीक है, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा मैडम, बिल्कुल मिलेगा। एक एक क्लास का मिलेगा। टेक्निकल बॉयज बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हर्ष कुमार, वेरी गुड, आंसर भी दे दिया उन्होंने। अब ये देख लेते हैं, प्लिनी द एल्डर एक वैज्ञानिक है आपके जिन्होंने बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया नेचुरलिस बुक लिखी। और इस बुक में सारे जो भी फूड जिनसे हम खाना प्राप्त करते हैं और जो ड्रग्स के पर्पस से, मतलब मेडिसिनल पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दवाइयाँ जो हमें प्रदान करते हैं, जैसे कि अगर आप ड्रग्स की बात करें, जो आपके डिस्क्रोइड ने जो बुक लिखी मेटीरिया मेडिका, उसमें ड्रग्स प्लांट को डिस्क्राइब किया। क्या आप मुझे कोई ड्रग प्लांट का नाम दे सकते हैं? एक कोई ड्रग प्लांट का नाम दे दीजिए। दतूरा आपने सुना होगा, पॉपी प्लांट, पेपेवर सोमनिफेरम, ठीक है, एफीम, ठीक है, क्या मिलता है? पेपेवर सोमनिफेरम, जो आपने सुना होगा ये नाम, पेपेवर सोमनिफेरस, पॉपी प्लांट भी इसे बोला जाता है। ये इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, पॉपी प्लांट भी बोला जाता है। ओपियम मिलता है, अफीम, ड्रग मिलता है। ऐसे प्लांट को, ऐसे पादपों को डिस्क्राइब किया था आपके इस वैज्ञानिक ने। टाइम टेबल भी अवेलेबल हो जाएगा आप सबको। क्या करना है? एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। अभी 1-2 दिन थोड़ा सा टाइम टेबल एडजस्ट करने में लगेगा। मैंने आपको बोला है अभी शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में टाइम टेबल को, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसी नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया अजय चौधरी। आगे बढ़ जाए, चलिए। अच्छा, आपका जो पिछला रह गया वो ये कि आपके फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है? तो कार्ल लीनियस है, जिसको इंग्लिश में कैरलस लिनानियस लिखते हैं, और जब हिंदी में कहीं कहीं जगह पे आप ये भी पढ़ते हैं कि इसको कार्ल लीनियस लिखा गया, इस तरीके से इसको लिखा गया है। कार्ल लीनियस लिखा गया है, तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएंगे। लिविंग वर्ल्ड, और अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर गए हैं। मतलब हमारा चैप्टर क्या है? लिविंग वर्ल्ड। क्या है चैप्टर का नाम? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड मतलब जीव जगत, जो हमारा चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड मतलब आप समझते क्या है? जीव जगत मतलब ऐसा संसार, ऐसा वर्ल्ड जिसमें वैरायटी ऑफ, विभिन्नताएं हैं। किसकी? जीवों की। लिविंग वस्तुओं की, मतलब जो जीवित जीव हैं उनकी विभिन्नताएं हैं। इसीलिए वो क्या बना है? एक संसार बना है जिसमें कई सारी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? विभिन्नताएं, बहुत सारी विभिन्नताएं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहे हैं। उसकी स्टडी हम करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, हम उनको सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं, कैसे ये इनका ओरिजिन हुआ है, कैसे ये स्टार्ट हुए हैं, और कैसे फिर हम इनको लिविंग क्या कह रहे हैं, मतलब क्यों हमने इनको लिविंग कहा। और आप इस बोर्ड को, इस पेन को नॉन लिविंग और निर्जीव कहते हैं, लेकिन आप मुझे जब देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो आप बोलेंगे मैं तो लिविंग हूं। पर आपने कैसे पता लगाया कि मैं लिविंग हूं और ये निर्जीव है, ये नॉन लिविंग है? तो ये सब चीजें हम देखेंगे, और ये चीजें आपके क्वेश्चन, मतलब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे जान लीजिए जो क्लास 11th में है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको पीछे डायग्राम
थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है। ये जो डायग्राम में दिख रहे हैं, ये एक प्रकार का शैवाल है और एक प्रकार का एल्गी है। और ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको शेर जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, साइड का व्यू है इसका, पूरा नहीं है। यहाँ पर आपको पत्तियों जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें, अगर आपने थोड़ी बहुत भी अभी साइंस पढ़ी है, क्लास 9th तो की होगी आपने, क्लास 9th में जो आप विज्ञान अपनी साइंस की बुक पढ़ते हैं, उसमें आपने वर्गीकरण देखा होगा, क्लासिफिकेशन। आपने देखा होगा कि प्लांट्स को सिर्फ पादप जगत की बात कर रही हूं, प्लांट किंगडम को ही कितने भागों में बांटा गया है। पहला शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। इतने वर्गों में इसको बांटा गया, इतने फाइलम में इसको बांटा गया, इतने डिवीजन इसके किए गए हैं। समझ रहे हैं, पादप जगत के और प्लांट किंगडम के इतने बांटे हुए। इसके अंदर और भी, इनके अंदर भी और वर्ग हैं, इनके अंदर और प्लांट है। तो देख रहे हैं कितनी वैरायटी, कितनी विभिन्नताएं हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे, आपको ऑब्जर्व और आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है अपने आसपास। जब आप चीजों को देखेंगे तो आप एक तितली देखते हैं, एक बटरफ्लाई, और उसके भी कितने सारे वेरिएशंस होते हैं कलर में, उसके पैटर्न, उसके जो उसके पंख होते हैं, उसमें आप देखते हैं अलग अलग तरीके से। आप जितनी बार देखते हैं आपको एक नई बटरफ्लाई दिखती है, अलग तरीके की होती तितली है। कितनी ज्यादा विभिन्नताएं, कितनी ज्यादा वेरिएशन है। ह्यूमन को देख लीजिए, कितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, बिलियंस ऑफ में पॉपुलेशन है। और उसके बाद कि आपके वर्ल्ड, आपके अर्थ में कितनी सारी कंट्रीज हैं और इतने सारे लोग हैं, है ना। और हर एक लोग एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है, सब में कुछ नया कैरेक्टर है, सब में कुछ अलग तरीके से है तो नाक, आंख, मुंह, मतलब होंठ, यही चीजें हैं सभी में। 2 हाथ 2 पैर है, लेकिन तब भी कितनी वेरिएशन है, कितनी विभिन्नताएं। तो ये सब चीज हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। ये सब चीज हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान में। इन सब का अध्ययन, इन सब की पढ़ाई, इन सब चीजों के बारे में, अपने शरीर को जानने का अध्ययन, अपने शरीर के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसको बोलते हैं, पादप के शरीर के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, तो उसको प्लांट फिजियोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, जब हम इनके अंदर, इनकी कोशिका में झांक के देखते हैं, तो जब हम इनके डीएनए को देखते हैं तो हम उसको आनुवंशिक बोल देते हैं कि अब हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जीन्स का अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं, जिसको इनहेरिटेंस और वंशागति कहते हैं, है ना। तो इन सब चीजों की अध्ययन आपके बायोलॉजी और जीव विज्ञान में आता है। अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें अलग अलग हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को आसान कर लेते हैं, है ना। अगर आप फ्रूट बोलते हैं, फल, तो क्या फल सिर्फ एक फल है? फलों में भी तो कितने सारे फल हैं ना। तो वैसे ही जब हम चीजों का अध्ययन, अपनी बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो कई सारी चीजें हैं जिसको हम अलग 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 ब्रांचेस, शाखाओं में पढ़ते हैं। जैसे आप जेनेटिक्स बोलते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हो, इम्यूनोलॉजी बोलते हो। इम्यूनोलॉजी मतलब जो परिस्थितिकी, जिसमें हम अपने इम्यूनोलॉजी बोलते हो, प्रतिरक्षा तंत्र। आप अपनी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो वो अलग ब्रांच में है। आपने शरीर के बारे में पढ़ते हो तो वो अलग अलग शाखा में है। प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो वो अलग शाखा में है। तो ये सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, हमें पढ़ते हैं, तो ये सब किस में पढ़ते हैं? जीव विज्ञान, बायोलॉजी में। इसलिए बायोलॉजी इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि कंपलसरी होना चाहिए बायोलॉजी, क्लास 11th और 12th, चाहे वो नॉन मेडिकल वाले हो, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, चाहे वो कॉमर्स वाले हो। जो मेन चैप्टर्स हैं अपने शरीर के बारे में जानना, बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, वो आपकी हर एक क्लास में होना चाहिए। ये तो मैं चाहती हूं, है ना। ये भी देखेंगे अमित सिंह यादव, लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, ये सब चीज देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। ये भी देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग। अब आ रहा है आपका, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, हड़बड़ी नहीं करनी। एक विद्यार्थी का, एक स्टूडेंट का सबसे पहला लक्षण है पेशेंस और धैर्य। दिमाग में शांति बनाए रखनी है, चीजों को अकॉर्डिंगली करना है। कभी हड़बड़ी और जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी है, चीजों को ढंग से, तरीके से करना है ना। समझ रहे हैं आप? विशाल ठाकुर, राजेश पाल, रविंद्र पाल, ठीक है, प्रियंका वर्मा, चलिए बहुत बढ़िया, सूर्य प्रकाश यादव, हेलो, हाय। चलिए आगे बढ़ जाए अब। चलिए, What is the basic unit of life? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं।
क्या बोला है, जीवन की मूल इकाई क्या है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो जीवन जिसकी मैं इतनी बात कर रही हूँ कि जीवन जीवन लाइफ, इतने ऑर्गेनिज्म, इतने जीवन, इसका बेसिस क्या है, इसका मूल क्या है, इसकी मूल इकाई क्या है, यूनिट क्या है, जिससे ये पूरा लिविंग वर्ल्ड बना है, जिससे ये पूरा संसार, संसार अर्थ की बात नहीं कर रही, लिविंग वर्ल्ड, इस अर्थ में जितनी भी लिविंग चीजें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ये कैसे बनी है, मैं उनकी बात करूं, इसकी मूल इकाई क्या है। तो आंसर दे देंगे, पवन यादव का आंसर आया है, ठीक है। अमित सिंह फटाफट से आंसर करिए, अमित कुमार, बादल आदर्शी, टेक्निकल बॉय, फटाफट से सभी बच्चे उत्तर करेंगे इसका। कौन है, बहुत बढ़िया, देखिए कुछ बच्चों का तो बहुत बेहतरीन फटाफट से आंसर भी आ गया है। सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सेल और कोशिका। ये जो मैं खड़ी हूं आपके सामने, ठीक है, मेरा ढांचा जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं जो खड़ी हूं, मैं किस चीज से बनी हूं, तो मैं कोशिकाओं से बनी हूं, कोशिकाओं से मिलके और सेल से मिलके बनी हूं। जैसे एक बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल है, आपने सुना भी होगा, जब आप घर का निर्माण करते हैं, एक सुंदर महल, सुंदर घर का निर्माण करते हैं, तो आप सबसे पहले जब शुरुआत घर के बनने की शुरुआत होती है तो आप ईंटों के साथ करते हैं ना, एक एक ईंट को लाके आप क्या करते हैं, एक एक ईंट को आप जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एक एक ईंट को आप जोड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, सबसे पहले एक एक ईंट को आप जोड़ेंगे तो एक दीवार बनेगी, क्या बनेगी, दीवार। वैसे ही हमारी जो कोशिका होती हैं, क्या होती हैं, वैसे ही हमारी जो कोशिका होती है, जरा आपके नोटपैड पे आ जाए इससे, चलिए 1 मिनट, पेन को चेंज कर लिया जाए। देखिए, जैसे आपकी कोशिका, किसकी बात कर रहे हैं, कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई है और आपके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने बोला जैसे कि आपकी ईंट को मिला के, वैसे ही ये जो सेल्स होती हैं, ये क्या होंगी, आपस में मिलेंगी, आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, इनमें भी कोई जुड़ाव होगा भाई, इनमें भी अट्रैक्शन होगा, आपस में आसपास आएंगे और किसका निर्माण करेंगे। जैसे आप ईंटों को जोड़ के उसके अंदर सीमेंट भरते हैं, सीमेंट क्या है, बॉन्ड है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी अट्रैक्शंस होती हैं, बॉन्ड होता है। वैसे सीमेंट जैसे एक बॉन्ड की तरह काम करता है ईंटों के बीच में, वैसे इनके बीच में कुछ बॉन्ड और बंध बनेंगे। इससे क्या होगा बेटा, इससे बहुत सारी सेल्स जब आपस में जुड़ेंगी तो हम बोलते हैं किसका निर्माण किया, टिश्यू का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, ऊतक का निर्माण किया, किसका, ऊतक का निर्माण किया। समझ में आई ये बात। अब ऊतक जब बहुत सारे, अब एक टिश्यू का एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे फटाफट से, एक टिश्यू का एग्जाम्पल दे दीजिए। जो आपका ब्लड होता है, रक्त, वो क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, क्या है, आपका जो ब्लड होता है, रक्त, वो क्या है, एक प्रकार का, क्या है बेटा, एक प्रकार का टिश्यू है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, मतलब बहुत बेहतरीन बच्चे जुड़े हैं, क्या बात है। इसकी भी बात करेंगे कि किसने खोज की है, इसकी भी बात करेंगे, इसकी भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ब्लड और रक्त, सॉरी, जो ब्लड और आपका क्या है, ऊतक का क्या है एग्जाम्पल है। इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल दे दीजिए मुझे ऊतक का, टिश्यू का कोई एग्जाम्पल दे दीजिए जो आपके दिमाग में हो, आपको याद आ रहा हो कि हाँ इसे भी टिश्यू है, ये टिश्यू है। तो फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या होगा, आंसर दे दीजिए फटाफट से, चलिए फटाफट से, राधे राधे, जल्दी से उत्तर दे दीजिए भाई। ये तो विपुल तेजन मैंने समझ लिया, आपको आ गया, सेल, टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, वो मैं समझ गई आपकी बात। मैं पूछ रही हूँ मुझे एक टिश्यू का एग्जाम्पल दे दीजिए। जब सेल सेल आपस में मिलती हैं तो वो ऊतक का निर्माण करती हैं, और टिश्यू का एक एग्जाम्पल दे दीजिए। ब्लड हो गया, दूसरा लिखिए अस्थि। आपकी जो बोन होती है वो भी क्या है, टिश्यू है। आपकी जो कार्टिलेज है, जिसे आप उपास्थि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आप उसे क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, क्या है बेटा, टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू, वसा ऊतक, जिसमें आपका फैट स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, वो, सॉरी इसको करेक्ट करेंगे,
जिसमें आपका फैट स्टोर्ड होता है और इसमें वसा का संग्रह होता है, उसको क्या बोला जाता है? फैट टिश्यू। वो भी क्या, एक टिश्यू है। इसके अलावा और एग्जांपल दीजिए, कितने सारे टिश्यू होते हैं? एरोलर टिश्यू, कितने सारे, एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा होगा आपने, उपकला इपिथीलियम पढ़ते हैं ना, उपकला उत्तक, जिसको इपिथीलियम टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। तो कई सारी चीजें आपने ये पढ़ी है ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, क्लास 10th भी शुरू हो जाएगी, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अब टिश्यू, जब टिश्यू आपस में मिलते हैं, अब एक दीवार बन गई है। क्या बन गया? एक दीवार बन गया, टिश्यू का निर्माण हो गया है। अब मैंने कई सारी दीवारें बना दी, ठीक है, कई सारी टिश्यूओं को एक साथ मिला दिया, तो किसका निर्माण होगा? एक ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा, एक अंग का निर्माण हो जाएगा और एक ऑर्गन का निर्माण हो जाएगा, जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और एक अंग, मुझे एग्जाम्पल देंगे अंग का, किसी भी ऑर्गन, किसी भी अंग, अब ये तो टफ नहीं होगा, किसी भी ऑर्गन, किसी भी अंग का एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे कि आपकी अमाशय, जैसे कि क्या, आपकी अमाशय, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टोमक बोलते हैं ना। और दे दीजिए एग्जाम्पल, पेनक्रियास, जिसको अग्न्याशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्न्याशय। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे दिए, कई सारे एग्जाम्पल्स। आपका ब्रेन एक ऑर्गन है, आपका लीवर, यकृत एक अंग है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक अंग है, आपकी स्किन, आपकी त्वचा एक ऑर्गन है, याद रखना। और ये भी आपको बताया जाएगा, ये तो बड़ा बेसिक्स है ना, जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे 11th में हम आगे पढ़ेंगे कि ये आपकी, हम इसे स्किन को ऑर्गन क्यों बोला और बोन को टिश्यू क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला गया कि सेल तो टिश्यू और टिश्यू बहुत सारी ऑर्गन बनाती है, तो एक्चुअली में मतलब क्या है। तो इन सब की डिटेल भी हम पढ़ेंगे कि आपकी जो टिश्यू होती है, ऐसे समझ लीजिए, टिश्यू में जितने भी प्रकार के सेल्स होते हैं वो एक सामान्य कार्य करते हैं, एक कॉमन फंक्शन करते हैं, इसीलिए उसको एक टिश्यू बोला जाता है। जब एक दूसरा टिश्यू आके मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरा उत्तक है, वो जो दूसरा टिश्यू है, वो कुछ और काम करता है और ये वाला टिश्यू कुछ और करता है। इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचनात्मक, मतलब इसकी जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है और जिसका कार्य फंक्शन है, वो दूसरे वाले टिश्यू से भिन्न है। और क्या हुआ, ये दोनों टिश्यू आपस में मिल गए और एक ऑर्गन का निर्माण हो गया है। समझ रहे हैं? तो ऐसे ऑर्गन बनता है जब दो अलग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टिश्यू आपस में मिलते हैं, अब वो एक ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन एक सामान्य कार्य करता है। और जब अलग अलग ऑर्गन आपके शरीर के, जब हर एक ऑर्गन एक जगह इकट्ठे हो गए, किसकी संरचना कर दी? एक शरीर की संरचना कर दी। और आप ऐसे ही बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, और एक शरीर का निर्माण कर दिया, मतलब ऑर्गन से क्या हो गया? ऑर्गन सिस्टम, और एक शरीर की निर्माण कर दिया। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात समझ में आई यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? फटाफट से बता दीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लीन याओ बोल रहे हैं कि मुझे एक नई प्रजाति उत्पन्न करनी है मैम। करिए, कोई नहीं, करिए, कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इतना समझ में आया? नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? चलिए यहां से आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन से अब आंसर की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा मेन आपकी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का, उसके पहले पेज से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है और उसका उत्तर नीचे दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे आपकी एनसीईआरटी को बेस बना के। वह कौन सी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम जीवित और निर्जीव दुनिया के बीच में अंतर कर सकते हैं? बोला व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन से गुण हैं, वो कौन सी विशेषताएं हैं जिनके बलबूते में वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग वर्ल्ड। फटाफट से बताएंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जल्दी से बताएंगे आप सभी। चलेंगी? जय श्री कृष्णा, बिल्कुल चलेंगी। 10th की क्लासेस भी। आंसर दे दीजिए फटाफट से, क्या आंसर हो जाएगा? पहला आपका ग्रोथ, जिसको वृद्धि भी बोलते हैं, विकास, और क्या बोलते हैं? वृद्धि भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं?
विकास बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ग्रोथ मतलब वृद्धि और विकास। ग्रोथ मतलब क्या होता है, विकास मतलब क्या। मान लीजिए ये एक पौधा है, यहां पर समझेंगे। अब ये क्या है बेटा, लीफ है, और मान लीजिए ये एक पौधा है। मान लीजिए अच्छा ये सॉइल है, सॉइल से शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बीज को, एक सीड को बोया। ये क्या है, एक बीज, और ये क्या है, सीड। क्या हुआ, मैंने इसको पानी दिया, इसको हवा मिली, मतलब एयर मिली, ऑक्सीजन मिली, तो क्या हुआ, और इसको यहाँ सॉइल से बहुत सारे पोषक तत्व मिले, मतलब जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए थे, जो जो पोषक तत्व इसके ग्रोथ के लिए, इसके विकास के लिए, जैसे हमारी ग्रोथ, हमारे विकास के लिए खाना ज़रूरी है, जिसमें प्रोटीन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब होता है, प्रोटीन होता है, वसा, फैट होती है, विटामिन हम लेते हैं फ्रूट्स के द्वारा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तब हम बोलते हैं हमारा ग्रोथ अच्छी होगी और हमारा विकास अच्छा होगा जब हम अच्छा खाएंगे। वैसे ही हमारे बीज को ये सब चीज़ें चाहिए, हवा, पानी, कुछ पोषक तत्व, आयंस वगैरह, नाइट्रोजन, फास्फोरस सॉइल से चाहिए, तभी वो एक नया प्लांट में, मतलब एक अपने आप को विकसित और अपने आप को ग्रो कर सकता है। तो क्या हुआ, अब ये छोटा पौधा बन गया, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे करके ये बड़ा हो गया, और क्या हुआ, और बड़ा होके इसने एक पेड़ का निर्माण कर दिया। अब इस पेड़ पे फल भी लगते हैं और इस पेड़ पे फूल भी लगते हैं। तो बात को समझ रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ग्रोथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रोथ और विकास और वृद्धि। वृद्धि लिखिए, क्या कहा जाता है, वृद्धि और ग्रोथ और विकास कहा जाता है। बहुत सरल भाषा में समझ में आई आपको ये चीज, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, बताया जाएगा। वृद्धि और विकास, विकास आप इवोल्यूशन को भी बोलते हैं, इसलिए आप ग्रोथ को अगर वृद्धि बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप यहाँ पर आइए, अभी आपको यहाँ पर ज़रा समझिए इसे, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है विकास और वृद्धि में। विकास मतलब भी शरीर का, अगर जिस संदर्भ में आप बात करें, अगर आप उसको बताते चलेंगे कि हाँ हम विकास इस संदर्भ में बात करें, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब फिर वो गलत नहीं है बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरी बात को समझिए, आपको कोई, मतलब अभी तक जो मैं आपको बता रही हूँ समझ में आ रही है मेरी बात, पहले ये तो बता दीजिए फटाफट से कि बात मेरी समझ में आ रही है। मैं जो आपको कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, वो आप तक पहुंच रहा है, आपके दिमाग और दिल तक जा रहा है ना, वो फटाफट से एक बार बता देंगे। बहुत बढ़िया विपिन तेजवन, फटाफट से मुझे बता देंगे। अच्छा आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच विशाल ठाकुर। ऐसे ही सब बच्चे कमेंट कर दीजिए जल्दी से, जैसे विशाल ठाकुर ने किया, कि आपको समझ में आया या नहीं। आगे चल पड़े इसके साथ, चलिए। जैसे आपका ग्रोथ होती है, आपकी विकास होती है, क्या होता है ग्रोथ और विकास। जैसे ये पौधा क्या एक पेड़ में उग गया, इतना बड़ा पेड़ बन गया, एक छोटा बीज था, तो हम बोलते हैं ग्रोथ मतलब होती है इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास, अब क्या होगा, मास में तो इंक्रीज हुआ है, मतलब हम बोलते हैं भार में, पहले छोटा था करते करते बड़ा हो गया। हम बोलते हैं वृद्धि क्या है, भार और मास में वृद्धि, प्लस साथ में अब ये बड़ा पुष्प बन गया है, इसमें परागण भी होगा, इसमें निषेचन भी होगा। क्या करेगा, ये प्रजनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा और जब ये फल बनाएगा, तो आपको पता है कि जो फल होता है उसके अंदर बीज होते हैं, और उसी बीज के अंदर भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, और वही एम्ब्रियो एक नए पौधे में विकास करता है, ये हमें पता है। तो आपका ये जो फल बना है, जब आप फल खाएंगे और बीज दोबारा से इस सॉइल में जाएगा, तो एक नया पौधा विकसित कर लेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर का भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मास तो इंक्रीज हो रहा है, भार तो इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में नंबर में भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपका ग्रोथ और विकास क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर होता है ग्रोथ। क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज
इज कॉल्ड ग्रोथ और वृद्धि, जो हमने इस एग्जाम्पल से समझा और हमने बोला कि ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहली विशेषता और पहला गुण है एक जीव को लिविंग कहने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा क्या ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब एक मूल गुण है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक इस गुण के बेसिस पे कि ये लिविंग और ये नॉन लिविंग है? तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, इसमें एक्सेप्शंस हैं बहुत जगह। अगर मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगी, अभी ये समझ लीजिए, ठीक है, नंबर और इसमें अभी इसी में ही बताया जाएगा आपको। इसको छोटा कर देती हूँ जिससे मुझे स्पेस मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए बात को यहाँ देखिए, बात को समझिए। अब आप पहाड़ देखते हैं, क्या है ये? माउंटेन है, बहुत सारे यहाँ पर बर्फ वगैरह, बहुत मतलब बर्फ वगैरह, हवा, धूल वगैरह, यहाँ पर मिट्टी का ढेर है तो धूल वगैरह यहाँ पर गिरेगी, मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह, तो इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये तो बादल लग रहे हैं, क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। वैसे ही पहाड़ के ऊपर जब बर्फ इकट्ठा होगी तो क्या आपके पहाड़ का साइज इंक्रीज होगा? आप बोलेंगे मैम होगा। तो आपका मास में इंक्रीज किस में हो रहा है? आपको पता है कि ये निर्जीव है, ये हमें देखने से ही पता चलता है कि ये नॉन लिविंग है, ना तो ये कुछ भी नहीं करते हैं, नॉन लिविंग है, ना हमसे बातें करते हैं, ना ये चल पाते हैं, ना ये खा पाते हैं, ना ये उठ पाते हैं, हम सभी को पता है। तो हमें पता है ये नॉन लिविंग है। तो इसमें भी तो मास में इंक्रीज हो रहा है, भार में बढ़ रहा है, और हम कह रहे हैं ग्रोथ हमारा क्या है? एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मतलब इसीलिए आपकी ग्रोथ को, ठीक है, इसीलिए आपकी ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कहा जाता है, डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जाता है। एक मतलब ये गुण है, एक गुण है, लिविंग का एक गुण है। मतलब मेरी एक विशेषता है कि मैं ग्रोथ करूंगी तो मैं लिविंग हूं, लेकिन अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो मैं इस ग्रोथ को वो बेसिस लेके नहीं चलूंगी कि मतलब ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये आपका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर। तो इसको लिखेंगे, इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, कि मैं इसको इसके आधार को लेके, ग्रोथ को आधार को लेके लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है भाई। माउंटेन और सैंड ड्यून्स, इंग्लिश में सैंड ड्यून्स बोलते हैं आप, और मिट्टी का ढेर, और ये माउंटेन में भी क्या होता है बेटा? ग्रोथ होता है। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो आपको ग्रोथ अच्छे से समझ में आ गया, विकास अच्छे से क्लियर हुआ, क्या मतलब है, क्यों भाई इसको नहीं बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपना कौन सा पॉइंट है? रिप्रोडक्शन और जनन। क्या है? रिप्रोडक्शन और जनन हम देखेंगे। जनन क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन और प्रजनन आप ही बता दीजिए, जनन और प्रजनन क्या होता है? बिल्कुल अजय चौधरी, वेरी गुड। ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, ठीक है, हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, ये गुण है, पर ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है ग्रोथ। इसलिए पहला आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पहले को आप काट देंगे ग्रोथ को। अब आया नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, प्रजनन की बात की है। प्रजनन मतलब क्या होता है इसको भी देखेंगे। आपका समय हो गया है, वरना आप अगर हम अभी शुरू कर देंगे ना नेक्स्ट आपका ये डिस्क्राइब करना, तो बीच में छूट जाएगा, फिर बीच में छूट जाएगा तो कल दोबारा से वहां से चलना पड़ेगा। इसलिए ऐसा करा करेंगे, टॉपिक कल दोबारा से रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो एकदम टाइम पे आप सभी को जुड़ना है, ठीक है, एकदम टाइम पे आप सभी को जुड़ना है। तो क्लास को हम ना यहीं पर खत्म करेंगे। सबसे पहली बात, बिल्कुल किसी को कोई डाउट अभी तक, किसी को कि टाइम टेबल से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, देखिए मैंने आपको बोला कि 1-2 दिन अभी लगेंगे एकदम सेट करने में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके, एग्जामपुर का ही चैनल है वो आपका, एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम करके, जिसमें आपके अलग से एकेडमिक्स की क्लासेस शुरू कर दें, जिसमें आपको प्रॉपर थ्योरी करवाई जाएगी, अच्छे से आपकी नीट की तैयारी करवाई जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा सभी सोशल मीडिया पे क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, जैसे सभी को पता चले कि हाँ ये क्लास चलती है भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लास 12th होती है बेटा 5 से 6 बजे तक आपकी क्लास 12th होती है। और आज का जो टॉपिक है हमारे क्लास 12th का वो रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट है, ठीक है। यूकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया, और सॉरी
ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में क्या, अनुलेखन की प्रक्रिया। रेप्लिकेशन हम कर चुके हैं, प्रतिकृति हम कर चुके हैं, अब हम आ गए अपने ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। और जिसका भी जो टॉपिक छूटा होगा, क्योंकि अब क्लास 12 हम पहले से ही करते आ रहे हैं, चैनल अभी बना है, तो हम बाद में वो कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। नीट की क्लास का टाइम आपका 1 बजे का है, अभी 1 बजे ही होगा, 1 घंटे बाद ही आपका नीट की क्लास है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे नीट के। आज मैंने 2 चैप्टर आपके सेलेक्ट किए हैं, 2 चैप्टर आपके सेलेक्ट किए हैं, जिससे मैंने आपके क्वेश्चंस डाले प्रीवियस ईयर के। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ कुछ चैप्टर्स लेके, क्योंकि आपके नीट का सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा है ना। पूरा क्लास 11 और पूरा क्लास 12 आपका एनसीईआरटी का बेस लेके, और नीट में ये मत सोचना कि देखिए नीट तो आपकी नीट के लिए आपकी एनसीईआरटी तो क्या है बेटा, आपकी नीट मैम नीट के लिए, देखिए बच्चा, नीट के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है वो तो आपकी बाइबल और कुरान है। क्या है, आपकी बाइबल और कुरान, वो तो पढ़नी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी नीट में पूछा जाता है, जो हम कवर करेंगे। इसलिए थ्योरी क्लासेस आपको 11th और 12th, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं 11वीं क्लास में, तो प्रॉपर क्लासेस अटेंड कीजिए। कि मैं ये खुश हो पाऊँ कि 12th के बाद ही आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का पेपर क्लियर कर दिया और डॉक्टर, ठीक है, तो वो बहुत खुशी होगी मुझे। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।